करते हैं आप अच्छे होंगे। और देखिए आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 11 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, और जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है। क्लास 11 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4, जो क्लास 11 की एनसीईआरटी है उसका जो चैप्टर नंबर 4 है, और जूलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, क्लास 11 की जो जूलॉजी है उसका फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से आपके नीट के लिए भी क्वेश्चंस बनते हैं अच्छे खासे, और फिर इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं यहाँ से क्वेश्चन आना तय होता है। चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो या आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो वहाँ पे ये इस चैप्टर के क्वेश्चंस आने तय होते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग चैप्टर देखेंगे इस विदाउट वेस्टिंग द टाइम। चलो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपको अगर याद होगा कि इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने क्या किया था, इसके पहले के पहले चैप्टर यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बॉटनी का सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग एक बार देखे थे। आर.एच. व्हिटेकर ने जितने भी ऑर्गेनिज्म थे इनको 5 ग्रुप में कैटेगराइज किया था, है ना। वो कौन कौन से थे अगर आपको याद होंगे, मोनेरा, ठीक है, बोलिए साथ साथ, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर क्या था, प्लांटी, फिर क्या था, एनिमेलिया, ठीक है। ये सारे किंगडम थे, कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये 5 किंगडम थे। अगर आपको ये कहा जाए कि आप मोनेरा को सिर्फ 2 वर्ड में डिफाइन कर दो, पूरा का पूरा मोनेरा सिर्फ 2 वर्ड में आप डिफाइन कर दो, तो क्या कहोगे? कहोगे कि दे आर प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर। क्या कहोगे? प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर। अब इसमें प्रोटिस्टा में क्या कहोगे? दे आर यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर, ठीक है। अब आपसे फंजाई को कहा जाए कि आप फंजाई को सिर्फ 2 वर्ड में डिफाइन करो, तो क्या कहोगे? फंजाई के लिए आप कहोगे कि मल्टी सेलुलर, है ना, मल्टी सेलुलर और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर आपको कोई कहता है कि जितने भी फंजाई हैं, जो भी फंजाई की जो भी क्लासेस हैं, चाहे फाइटोमाइसीटीज हो, चाहे एस्केमाइसीटीज हो, चाहे बेसिडियोमाइसीटीज हो, चाहे ड्यूटेरोमाइसीटीज हो, जितने भी फंजाई हैं, अगर आपको वहां पे कहा जाए कि सिर्फ 2 वर्ड में आप डिफाइन करो, तो क्या कहोगे? कि दे आर मल्टीसेलुलर एंड हेटेरोट्रॉफिक। हाँ, यहाँ पे ईस्ट का एग्जांपल हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि ईस्ट इसका एक्सेप्शन हो जाएगा, वो कि यूनिसेलुलर होता है ईस्ट, है ना। और फिर प्लांटी में मल्टीसेलुलर और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, मल्टीसेलुलर, ऑटोट्रॉफिक। अब बात आई एनिमेलिया, जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं, अभी पढ़ने वाले हैं। तो एनिमेलिया में आप क्या कहोगे? अगर हम लोग कहते हैं कि मल्टीसेलुलर और क्या, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मल्टीसेलुलर एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर करते हैं, तो पूरा का पूरा एनिमल किंगडम इसमें समाहित हो जाता है, ठीक है। अब देखो, अब जो मल्टीसेलुलर हो गया और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो भी हमारा एनिमल किंगडम है, इसको चलो हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले किसको हम लोग किस में कवर करेंगे, ठीक है। ठीक है बेटा। अब अगर हम लोग एनिमल किंगडम को देखें तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, मेटाजोआ।
मेटाजोआ। अब मेटाजोआ मतलब इसमें जो है मल्टी सेलुलर और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका मतलब क्या? इसका मतलब मल्टी सेलुलर एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा, ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पता है ना, ये क्या है? ये भी एक तरीके का हम लोगों का जो हेटेरोट्रॉफिक होता है उसका एक पार्ट होता है होलोजोइक। और होलोजोइक में क्या होता है कि ये अपने फूड को कई स्टेप में इनटेक करते हैं, यानी कि जो फूड है, फूड को इनटेक करने के बाद जो भी मिनरल्स हैं या इंपॉर्टेंट जो है उनको पहुंचाना है सेल्स तक। तो वहां तक पहुंचाने के लिए, सेल्स तक पहुंचाने के लिए अपने फूड को कई स्टेप में इनटेक करते हैं, ठीक है? उसको हम लोग कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा, अब ये जो मेटाजोआ दो पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है पैराजोआ और एक होता है यूमेटाजोआ। पैराजोआ मतलब यहाँ की जो सेल्स होंगी वो लूज एग्रीगेशन करेंगे, यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? लूज एग्रीगेशन ऑफ सेल्स, यानी जो सेल्स हैं वो लूज एग्रीगेट होंगे, मतलब कि कुछ सेल्स का ग्रुप होगा। और यूमेटाजोआ में क्या होगा? मतलब कि सेल्स एग्रीगेट माने इकट्ठा होना, है ना? एग्रीगेट्स टू फॉर्म द टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम, ठीक है? पैराजोआ में क्या होगा कि सिर्फ सेल्स का कुछ लूज एग्रीगेशन होगा, और इसका एग्जांपल होता है पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा। और इसका जो एग्जांपल होता है रेस्ट ऑफ फाइलम मतलब पोरीफेरा को छोड़ के जितने भी फाइलम है, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटियमंथीज, एस्केलंथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेलिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ये सब किस में आएंगे बाबू? यूमेटाजोआ में, ठीक है? यूमेटाजोआ में जिनमें जो है सेल्स क्या होंगी? एग्रीगेट करके टिश्यू बनाएगी, ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, है ना? और पैराजोआ में क्या होगा कि यहाँ पे सेल्स का सिर्फ लूज एग्रीगेशन होगा, ठीक है? इतनी बात आई समझ में? अब हम लोग क्या देखते हैं? अब ये देखते हैं कि इनका जो भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी फाइलम के ऑर्गेनिज्म हैं, इनका कोई न कोई एक आधार रहा होगा इनको अलग करने का। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी इसको अपने लिए उम्मीद करते हैं, है ना? तो देखो, सपोज कीजिए ये क्लास है पूरी, और क्लास में मान लीजिए 25 बच्चे हैं। अब इन 25 बच्चों का हमको क्लासिफिकेशन करना है, इनको अलग अलग ग्रुप में हमको इनकी ग्रुपिंग करनी है। तो क्या करना होगा? कोई न कोई एक क्राइटेरिया तो डिसाइड करेंगे ना। चाहे एक मान लीजिए टेस्ट ले लीजिए, टेस्ट में जो है हम लोग क्या किए कि मान लो 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर थे, और इनमें हमने कहा कि ये जो 80 एबव है इनका अलग क्राइटेरिया रखा जाए, इनको अलग ग्रुप में रखा जाए। जो 50 to 80 के बीच में है इनको अलग रखा जाए, और जो 30 और 40 के बीच में है या 50 के बीच में है इनको अलग रखा जाए। उसके नीचे जो है इनको अलग रखा जाए। एक क्राइटेरिया तो ये हो। फिर उसके बाद हम लोग उनका डेट ऑफ बर्थ देखें, डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे भी उनको हम लोग क्लासीफाई कर दें। जिस तरीके से याद करो व्हिटेकर ने जो ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया था, उनका भी तो एक बेसिस था। क्या बेसिस था? CST PNR। ट्रेन पे चढ़ो ना, ट्रेन का टिकट लिए हो तो वहां पे देखो ट्रेन के टिकट में एक PNR नंबर होता है, तो वहां से आप इसको याद रख लेना। CST PNR, सेल स्ट्रक्चर, T से थैलस ऑर्गेनाइजेशन, P से फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, N से मोड ऑफ न्यूट्रिशन, R से रिप्रोडक्शन। ये इतना बेसिस था जिसको आज व्हिटेकर ने लिया था 5 किंगडम को क्लासिफाई करने के लिए। तो उसी तरीके से एनिमल किंगडम को भी क्लासिफाई करने का कुछ आधार है। वो कौन कौन से आधार हैं अब हम लोग देखते हैं एक को, ठीक है? तो हम लोग हेडिंग बनाते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस
ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का क्या आधार। ठीक है, अब इसमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हम लोग पहली हेडिंग बनाते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो उनकी बॉडी बनी है उसमें क्या ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें संगठन क्या क्या है। तो इसको हम लोग देखेंगे, इसको भी कई टाइप का हो जाएगा। पहला क्या होगा हमारा, पहला होगा सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा होगा हमारा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा होगा अपना ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और फोर्थ होगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब पूरे जितने भी फाइलम है, कुछ ऑर्गेनिज्म होंगे जिनकी बॉडी का स्ट्रक्चर, जिनका ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, सेलुलर लेवल का होगा, कुछ का जो है टिश्यू लेवल का होगा, कुछ का ऑर्गन सिस्टम लेवल का होगा और कुछ का ऑर्गन लेवल का होगा। तो सेलुलर लेवल में हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे लूज एग्रीगेशन ऑफ सेल होगा, लूज एग्रीगेशन ऑफ सेल ये होगा। एक बात और हम यहाँ पे पढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर, एनसीईआरटी की लाइन है, लेबर ब्रैकेट में एक्टिविटी एग्जीज। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके बॉडी में एक ही टाइप की सेल होगी। जैसे इसका एग्जांपल होता है ना, इसका एग्जांपल होता है वो पोरीफेरा, एग्जांपल पोरीफेरा। देखो इसमें ये होता है कि एक ही टाइप की इसमें सेल होगी। इस सेल का नाम यहाँ पे हम लोग देते हैं क्वेनोसाइट, क्वेनोसाइट या कॉर्नर सेल बोलते हैं इसको हम लोग। तो क्वेनोसाइट में एक ही टाइप की इनकी पूरे बॉडी में, जैसे हम लोग की बॉडी है, हम लोग के बॉडी में अलग अलग तरीके के टिश्यू हैं, अलग अलग तरीके की सेल्स हैं, है ना, लेकिन इनकी बॉडी में क्या है, एक ही तरीके की सेल से पूरी बॉडी बनी है। अब वो टिश्यू भी क्या है, वो जो सेल्स भी है, जैसे हम लोग यहाँ पूरे एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, लेकिन वहां पे क्या है, लूज है, एग्रीगेशन माने यानी कि जो सेल्स हैं सभी एकदम लूजली इकट्ठा हो गई हैं। अब ये सब मिलकर अपना जो भी फंक्शन है उसको कंप्लीट कर रही है। तो यहाँ पे क्वेनोसाइट सेल्स होती है और इसके एग्जांपल क्या है, पोरीफेरा। अगला है क्या होगा, टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल में क्या होता है, सेल्स एग्रीगेट, सेल्स एग्रीगेट टू फॉर्म द टिश्यू। सेल्स एग्रीगेट क्या करेगी, क्या बनाने के लिए, टिश्यू बनाने के लिए। इसका एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। इसका मतलब क्या, अब कि जो सेल्स थी ये सभी सेल इकट्ठा हो गए, इकट्ठा होकर किसका फॉर्मेशन कर ली है, टिश्यू का। टिश्यू को डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग, द ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड डिसिमिलर ऑफ द सेल्स which are common in origin and perform the same function। सपोज करो कि कुछ सेल्स हैं कॉमन इन ओरिजिन, इनका ओरिजिन क्या होगा, सेम होगा, और इसके साथ साथ ये सभी किसी न किसी एक फंक्शन को मिलके करेंगे। जब कई सेल्स मिलके किसी एक फंक्शन को अंजाम दें तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में सिर्फ क्या होता है, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। एग्जांपल इसका क्या हो गया, सीलेंट्रेट्स एंड टीनोफोरा। ठीक है, अब अगला कौन सा है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी ये चीज हम लिखेंगे क्या, कि सेल्स एग्रीगेट टू फॉर्म द टिश्यू एंड tissue will form the organ, और टिश्यू क्या करेगा, ऑर्गन बनाएगा। ठीक है, टिश्यू क्या बनाएगा, ऑर्गन बनाएगा। इसका एग्जांपल प्लेटिहेलमिन्थ्स,
एग्जाम्पल प्लेटी हेल्मिंथेस, प्लेटी हेल्मिंथेस। इसको देखो ऑर्गन सिस्टम को, इसमें क्या होगा, सेल्स एग्रीगेट टू फॉर्म क्या, टिश्यू, एंड टिश्यू फॉर्म द ऑर्गन, एंड organ form the organ system। ठीक है, अब देखना इस बात को, यहां पे क्या हुआ, 6 सेल्स थे, लूज एग्रीगेशन था, यहां पे क्या हुआ, सेल्स मिलकर टिश्यू बना लिए, और ऑर्गन सिस्टम में क्या हुआ, टिश्यू मिलके ऑर्गन बना लिया। अब ऑर्गन सिस्टम में क्या हुआ कि कई ऑर्गन मिलके क्या बनाए, एक अपना सिस्टम बना लिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देना, जितने भी ऑर्गन होते हैं वे एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होते हैं। देखो समझो, इधर का यूज कर दे रहे हैं, है ना? आप सब सपोज करो कि ये एक हम लोगों का पूरा मान लो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, मान लिए हम लोग ये क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक, रफली ऐसे हम लोग बना लेते हैं समझने के लिए। चलो मान लीजिए यही है पूरा पूरा क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब यहां पे देखो, ये एक ऑर्गन है ना, ये भी एक ऑर्गन है, ये है स्टमक और ये है पैंक्रियाज। देखो तो इधर कौन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, यहां से शुरू होता है ड्यूडेनम। स्टमक, इसका फंक्शन क्या है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, स्मॉल इंटेस्टाइन लिपिड, मैक्सिमम लिपिड डाइजेस्ट करेगा। ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी में किसका डाइजेशन होगा, मेनली कार्बोहाइड्रेट का। अब देखो माउथ हो या स्टमक हो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो, ये सब अलग अलग ऑर्गन है, लेकिन सब मिलके एक ही काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, डाइजेशन ऑफ फूड, फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक पूरा का पूरा हम लोग क्या हो जाता है, वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम लोग जो बात यहाँ पे कर रहे हैं कि जितने भी ऑर्गन है वो किसी भी सिस्टम को, वे एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं ऑर्गन्स आर कोऑर्डिनेटेड टू ईच अदर। यहाँ मुझे नोट करके लिख देना, क्या लिखोगे, ऑर्गन्स आर coordinated to each other। जितने भी ऑर्गन है सभी एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है। सुनो, मान लो किडनी है, किडनी का काम क्या है, बताओ, किडनी का काम है ब्लड को प्यूरिफाई करना या ब्लड को फिल्टर करना। अच्छा, किडनी का काम तो है ब्लड को फिल्टर करना, लेकिन अगर अब किडनी तक या कोई भी ऑर्गन है सेल तक, वहां तक ब्लड को पहुंचाने का काम कौन करता है, हार्ट करता है ना, हार्ट पंप करेगा। हार्ट का फंक्शन क्या होता है, पंपिंग ऑफ ब्लड, पंप करेगा, ब्लड को पंप करेगा। भाई जब पंप करेगा तभी तो वो ब्लड किडनी के पास आएगा ना, कि किडनी वहां से कूद के जाएगा, हर जगह ब्लड लेके आएगा, नहीं, ऐसा तो है ना। तो ये जो किडनी है, किडनी का काम हो रहा है कि ब्लड को फिल्टर करना। अब ये हार्ट का काम क्या हो रहा है, ब्लड को पंप करना। देखो ब्लड अगर हार्ट जब पंप करेगा नहीं तो किडनी को मिलेगा नहीं। किडनी किसका पार्ट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का, हार्ट किसका पार्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम का। अब ऐसे ही लंग्स है, लंग्स के पास ब्लड जाके क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा ब्लड, ऑक्सीजन मिलेगा उसमें। अब वो ऑक्सीजन सारे सेल्स तक जाएगी। भाई अगर ऑक्सीजन जगह ब्लड में है ही नहीं है तो सेल्स मर जाएंगे। अब देखोगे जितने भी ऑर्गन हैं बॉडी के, सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होते हैं। अब इन सब को कंट्रोल करने वाला कौन है, ब्रेन है ना। जितने भी ऑर्गन हैं, इन सारे ऑर्गन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कौन है, ब्रेन है। तो वही चीज लिखेगा, जो भी ऑर्गन्स होते हैं सब एक दूसरे से क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटेड होते हैं। अच्छा, ऑर्गन लेवल का तो वो भी एग्जांपल प्लेटी हेल्मिंथेस। अब ऑर्गन सिस्टम का जो एग्जांपल होता है, यहां पर लिख लेना, यहां पे इसका एग्जांपल लिखना, मतलब एस्केलमिंथेस से
कॉर्डेटा, ठीक है, एस्केल न्यूक्लियस से कॉर्डेटा। तो ये हम लोगों का एक बेसिस हुआ क्लासिफिकेशन का। किसका किसका? जैसे देखो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पहला सेलुलर लेवल जिसमें सेल्स होंगी, फिर होगा टिश्यू लेवल, फिर कौन सा है ऑर्गन लेवल, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल। एग्जांपल इनके याद, इतना आई बात समझ में, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो, ठीक है।